पेंडुलम की हम बात कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन का ये टॉपिक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं। सिंपल पेंडुलम जो है यानी कि ये वाली मोशन तरह से कोई पेंडुलम बना हुआ है, ये पेंडुलम बना हुआ है, ठीक। ये जो पेंडुलम है ये इसका बॉब है और ये इसकी लेंथ है एल, और यहाँ से इसको मैंने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पहुँचा दिया। ये बॉब है, इसका मास एम है, इसका मास भी कितना है, एम है। लेट सपोज यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा। इसके ऊपर जो का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा एम जी। अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ आगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। यहाँ से इसका कंपोनेंट इधर चला गया, कितना, एम जी कॉस। ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट कितना हो गया, ये कंपोनेंट हो गया एम जी साइन थीटा। सबसे पहली चीज तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई पार्टिकल, कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे मीन पोजीशन के अबाउट, और सब्जेक्टेड टू आ रीस्टोरिंग फोर्स, एक रीस्टोरिंग फोर्स के कारण एक फोर्स उसके ऊपर लग रहा हो और एक पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे, तो उसको हम कहते हैं एसएचएम। हाँ वो करेंगे। एसएचएम में क्या होगा कि मोशन टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल about mean position, about mean position subjected to a restoring force, subjected to a restoring force is known as SHM। तो ये जो पेंडुलम है ये कर रहा है एसएचएम कर रहा है, ठीक है, एसएचएम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है एम जी साइन थीटा, ये एम जी साइन थीटा फोर्स जो है किसकी तरह काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो इसको वापस इसकी मीन पोजीशन की तरफ ला रहा। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी होगी इसकी, ये होगी मीन पोजीशन, ये होगी मीन पोजीशन। तो यहाँ पर इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स इस केस में वो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया कितना, एफ इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस एम जी साइन थीटा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, एक बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है उस नेट फोर्स की वैल्यू एम ए के इक्वल होती है, और जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है एक तरह से नेट फोर्स की तरह काम कर रहा है। नेट फोर्स की तरह मतलब जो इसको चला रहा है, इधर इधर चला रहा है, ऐसे इसको जो मोशन करा रहा है, ये मोशन कौन करा रहा है, ये करा रहा है रीस्टोरिंग फोर्स। एक तरह से इसकी तरह काम कर रहा है, इनर्शियल फोर्स की तरह काम कर रहा है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मैं इसको लिख सकता हूँ, इक्विलिब्रियम में इसको मैं लिख सकता हूँ एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा, एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा ए इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा रह गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कंसिडर किया एक्स। इस डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर एक्स करता हूँ तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन के आया है, ये ट्राइंगल बना। इस ट्राइंगल के अंदर ये कितना है, थीटा है, ये डिस्टेंस है एक्स, ये है एल। इस ट्राइंगल के लिए यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितने निकलेगी, एक्स अपॉन एल। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक्स अपॉन एल।
तो मैं यहाँ से ये साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर, और क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन एल। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन एल। हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बन गई, ए इक्वल्स टू ये बन गया कितना, माइनस जी एक्स अपॉन एल। ए इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स को मैंने बाहर ले लिया, माइनस एक्स को, और ये हो गया जी अपॉन, ये क्या हो गया, जी अपॉन एल। अब ये जो ए है, ए, इस ए को मैंने लिख दिया कैसे, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, और इसको मैं इधर लेके आ गया तो ये बन गया प्लस जी अपॉन एल इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई, ये वाली, ये क्या हो गई, ओमेगा नॉट स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई यहाँ पर हो गई वो जी अपॉन एल। ओमेगा किसके बराबर हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो, ओमेगा की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, अंडर रूट जी अपॉन। अगर मेरे को पूछा जाए कि फ्रिक्वेंसी बताओ, फ्रिक्वेंसी जो है वो किसके बराबर होती है, ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा इक्वल होता है 2πf के, और ये वैल्यू किसके बराबर आई है, अंडर रूट जी अपॉन एल। फ्रिक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2 अंडर रूट जी अपॉन। अगर हमें ये पूछा जाए कि टाइम पीरियड बताइए, तो टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 2π L/। यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला को ध्यान से देखूँ तो ये फॉर्मूला जो बन रहा है फ्रिक्वेंसी का चाहे टाइम पीरियड का, ये फॉर्मूला ऐसा बन रहा है 2π अंडर रूट, एल का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एल का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, और जी का मतलब है एक्सेलरेशन, जी का मतलब है एक्सेलरेशन। मैंने यहाँ इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लिखा है, मैं इसको सिर्फ जी लिख रहा हूँ। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ ये अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया, आ गया यहाँ तक समझ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, मैंने यहाँ पर ये कहा कि ये जो एक्सेलरेशन है मैं इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना लिखकर मैं इसको एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि मैंने यहाँ पर जो सस्पेंशन पॉइंट है, ये जो है ये चीज़, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसके अबाउट जो पेंडुलम है वो हैंग कर रहा है, ये है सस्पेंशन पॉइंट। अभी मैंने इस सस्पेंशन पॉइंट को क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। अभी मैंने इस सस्पेंशन पॉइंट को क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। अगर मैं इस सस्पेंशन पॉइंट को फिक्स ना कर मैं इसको मूव करा दूँ, क्या करा दूँ, मूव करा दूँ, यानी कि मैं लिख दूँ इफ़ सस्पेंशन पॉइंट इज एक्सिलरेटिंग, यानी कि जो सस्पेंशन पॉइंट है वो भी एक्सिलरेट कर रहा है। सस्पेंशन पॉइंट जो है वो भी अगर एक्सिलरेट कर रहा है तो क्या केस बनेगा वो हमें देखना है। सस्पेंशन पॉइंट एक्सेलरेट कैसे कर सकता है कि ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। इनिशियली ये हो गया वो पार्टिकल जिसका मास है m, का बॉब जिसका मास है m, इसका जो रेट आ रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रहा है, यानी कि mg हो, ठीक है। कितना हो गया, mg, और ये इनिशियली यहाँ था ऐसे। अब मैंने इसको सस्पेंशन दे दिया, यानी कि ये जो सस्पेंशन पॉइंट था यहाँ पर पहले ये फिक्स कर रखा था मैंने, और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये भी एक्सेलरेट कर सकता है। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने कुछ ऐसे दे दिया, कंसीडर कर लिया कि एक्सेलरेट इधर कर रहा होगा, और एक्सेलरेशन का जो एंगल है वो बना रहा होगा ये बीटा, कितना बना रहा होगा, बीटा, और यहाँ पर मैंने इसको एक्सेलरेशन दे दिया। एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन, अगर ऊपर वाला पॉइंट एक्सेलरेट करेगा इधर तो नीचे वाला पॉइंट भी इधर एक्सेलरेट करेगा। ये ऊपर से इधर जाएगा, अगर ऊपर वाला पॉइंट इधर घूमता है तो नीचे वाला पॉइंट इधर घूमेगा, और अगर ऊपर वाला पॉइंट इधर घूमता है तो नीचे वाला पॉइंट इधर घूमेगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया, और अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ इसको फोर्स मिल गया ma, यहाँ इसको फोर्स मिल जाएगा कितना, ma, यानी कि ये एंगल कितना बन गया, बीटा एंगल, ठीक है। कितना एंगल बन गया, बीटा। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कल, क्या बताई थी कि एक पॉइंट के ऊपर यदि दो फोर्स काम कर रहे हों, एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हों तो उनका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है, उनका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो वो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जाएगा, कहीं इन दोनों के बीच में जाएगा। और उस रिजल्टेंट फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ।
तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, mg स्क्वायर, mg का स्क्वायर होगा प्लस किसका स्क्वायर होगा, ma का स्क्वायर होगा प्लस क्या आएगा 2ma mg, इन दोनों के बीच का कॉस एंगल यानी कि कॉस बीटा, ये बनेगा। पूरे इक्वेशन के अंदर से m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, m स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बनेगा m, और इफेक्टिव एक्सेलरेशन को लिख दिया मैंने e इफेक्टिव, इसको लिख दिया e इफेक्टिव, a बाहर आ गया, m बाहर आ गया, तो हमारे पास जो ब्रैकेट है या रूट है उसके अंदर क्या रह गया, उसके अंदर रह गया g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ag और कॉस बीटा। यहाँ m से m कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया a इफेक्टिव, a इफेक्टिव का मतलब कितना हो गया, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ag कॉस बीटा। तो यहाँ पर जो मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ ये वाला एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इफेक्टिव। अब ये जो हमने केस पढ़ा ये वाला, ये एक स्टैंडर्ड केस है, एक्चुअल केस ये है, यानी कि जब मैं बोलूँ कि मैंने फिक्स कर दिया है किसको, सिंपल पेंडुलम को, तो ए की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है, यदि सस्पेंशन पॉइंट फिक्स हो गया, व्हेन सस्पेंशन पॉइंट इज फिक्स्ड, सस्पेंशन पॉइंट इज फिक्स्ड, तो जब सस्पेंशन पॉइंट फिक्स हो गया तो उस केस में जो ए है उसकी वैल्यू हो गई 0, ए की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास आंसर रह जाता है कौन सा, ई इफेक्टिव की वैल्यू, इसको हम यहाँ पर लें। तो ये मेन हमारे काम की चीज़ है, ए इफेक्टिव। ये कैसा आया, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर, बोलिए भाई यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए भाई, अब इसके मैं कुछ केसेस बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि पहला केस मैं लूँ, फर्स्ट केस मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट अपवर्ड, एक लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, उसमें एक सिंपल पेंडुलम है, एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम इस लिफ्ट के अंदर है, ये पेंडुलम है इस लिफ्ट के अंदर आ गया, मैं इसका टाइम पीरियड बताना है, इस एक्सेलरेशन, इस सिंपल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड बताना है। देखो अब क्या होगा, सस्पेंशन पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है सस्पेंशन, ये कौन सा पॉइंट है, सस्पेंशन पॉइंट है। सस्पेंशन पॉइंट, ये लिफ्ट किधर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, मान लिया इसका एक्सेलरेशन है ए, लेट कंसीडर एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ए, तो ये जो सस्पेंशन पॉइंट है ये भी किधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यानी कि ए है, ठीक है। सस्पेंशन पॉइंट किधर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यानी कि ए आ गया। जो नीचे वाली कंडीशन बनती है, ये वाली जो कंडीशन बनती है, इनिशियल जो कंडीशन बनती है ये कंडीशन बनाते हैं यहाँ पर, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल होता है बीटा। तो अब जो बीटा एंगल है, जो ए है, वो इसी लाइन के ऊपर आ गया, और ये हो गया कितना, mg, और यहाँ ये जो ए होता है ये घूमकर इसी लाइन के ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया यहाँ। इसका मतलब जो बीटा एंगल है उसकी वैल्यू हो गई कितनी, 0, बीटा एंगल की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकलेगा, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ag, और क्या होगा, कॉस बीटा, 2ag कॉस बीटा। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो इसका निकलेगा वो कितना आएगा, वो आएगा a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 2ag। ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा a प्लस जी, होल स्क्वायर होगा, रूट उसको कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा ए इफेक्टिव। अब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, उस टाइम पीरियड के फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह इफेक्टिव एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल अपॉन जी प्लस ए। जो टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 पाई
√L/a+g। ठीक है, तो कोई लिफ्ट अगर अपवर्ड मोशन कर रही है और उसके अंदर कोई पेंडुलम है, उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 2π√L/a+g। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? इसका सेकंड केस ये बनेगा, लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड। एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड्स, जो लिफ्ट है वो किधर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। लिफ्ट किधर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ। तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो बताओ क्या आंसर होगा। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, ये पेंडुलम है, अब ये लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ, तो जो बीटा एंगल है वो बीटा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री ना। भाई एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नीचे वाले पर ऊपर की तरफ जाएगा, तो नीचे वाला जो सस्पेंशन पॉइंट होगा उस पर एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा और जी नीचे जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ये नीचे वाला पॉइंट है, लोअर पॉइंट। अब जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा, उस इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a-g। जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2π√L/a। क्लियर? a-g, g-a होगा, तो लिखोगे आप g-a। जी की वैल्यू बड़ी होगी ना, ये लिखोगे आप g-a, को भी लिखोगे g-a। a-g नहीं आएगा, g-a। जी तो मैक्सिमम वैल्यू है अपने आप में ही, ए उससे ज़्यादा होएगा, होगा ही नहीं, g-a। भाई यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? फिर इसका थर्ड केस जो बनेगा, थर्ड केस क्या बनेगा, पेंडुलम इज एक्सिलरेटिंग पेंडुलम इज एक्सिलरेटिंग हॉरिजेंटली। पेंडुलम इज एक्सिलरेटिंग हॉरिजेंटली, इस चीज का क्या मतलब है, वो हॉरिजेंटली एक्सेलरेट करने का क्या मतलब है कि पेंडुलम किसी कार्ट में रखा है, कार्ट का मतलब है किसी गाड़ी के अंदर पेंडुलम रखा हुआ है, और ये इस गाड़ी के टायर हो गए, ये सरफेस हो गई, और ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है ऐसे, इसका एक्सेलरेशन है ए। पेंडुलम जो है वो इसके अंदर है, ये पेंडुलम है। तो अब मुझे बताओ सबसे पहला तो, जब ये राइट साइड हो गया, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि जब ये कार्ट या ये गाड़ी राइट साइड में मोशन करेगी, राइट साइड की तरफ मूव करेगी, तो पेंडुलम की डायरेक्शन क्या होगी मोशन की, पेंडुलम पीछे जाएगा या पेंडुलम आगे आएगा। जब ये गाड़ी आगे चलेगी तो पेंडुलम पीछे जाएगा, ये आगे आएगा। भाई जहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नीचे वाला पॉइंट, ये ध्यान रखना। जहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नीचे वाला पॉइंट। अब बताओ कि जो पेंडुलम है वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाएगा। जाएगा, पीछे जाने का मतलब है कि ये यहाँ पहुँच गया कहीं पर, यहाँ पहुँच गया तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, यानी कि एक्सेलरेशन इस पर लग रहा होगा इधर, और इसका जी एक्सेलरेशन हो गया नीचे। हाँ, तो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो हो गया नीचे। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। बीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री आ गई, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है, ए इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पर, वो हो जाएगी
ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2AG कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री हो गया 0। ए इफेक्टिव जो है वो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी। हमारे पास यहाँ से जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2π L ए स्क्वायर प्लस जी। इज इट क्लियर? ये बात ये क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला? हाँ। नेक्स्ट बात करें अब मैं कहूँ कि ये जो पेंडुलम है वो ऐसे एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइनेशन बनाया हुआ है, ये एंगल है थीटा, और अब जो कार्ट है वो इस इंक्लाइनेशन पे से आ रही है। जो इंक्लाइंड प्लेन बनाया हुआ है इस इंक्लाइंड प्लेन पर से कार्ट आ रही है, और ये एंगल ये इसका फील हो गया और ये इसका। अब जो पेंडुलम है वो पेंडुलम तरह से हैंग कर रहा है, ये पेंडुलम हो, ठीक है। तो ये पेंडुलम अगर हो गया तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, ये जो कार्ट है, कार्ट, इस कार्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, कार्ट का एक्सेलरेशन, सिर्फ कार्ट के एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन होगा कार्ट का डाउनवर्ड्स। कार्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड्स। कार्ट का एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, अगर यहाँ पर ये बराबर होगा जी साइन थीटा के। कार्ट का जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा, जी साइन थीटा। जी साइन थीटा क्यों है मैं बता देता हूँ अभी। भाई इस कार्ट का खुद का भी कुछ वेट होगा, सिर्फ कार्ट के वेट की बात कर रहा हूँ। मान लो ये कार्ट का वेट है, कार्ट का वेट जा रहा होगा नीचे mg, इसका ये कंपोनेंट आएगा कितना, mg कॉस थीटा, ये कंपोनेंट आएगा कितना, mg साइन थीटा, ये कंपोनेंट आएगा कितना, mg साइन थीटा, 45 डिग्री नहीं है, ये कंपोनेंट आएगा कितना, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ma के। तो यहाँ से m से m यानी कि कार्ट का मास से कार्ट का मास कैंसिल आउट हो गया, तो a किसके इक्वल हो गया, g साइन थीटा। ये सिर्फ यहाँ पर a जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, g साइन थीटा के। अब सिंपल सा वही कंसेप्ट है, अगर ये कार्ट आगे की तरफ मूव करेगी तो ये जो पेंडुलम है ये किधर जाएगा, पीछे जाएगा। ये पेंडुलम चला गया पीछे ऐसे, एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया और उसकी वैल्यू हो गई जी साइन थीटा। और इस कार्ट के अंदर जो बॉब था, यानी कि पेंडुलम का जो लट्टू था, उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा वो कैसे पता करें, तो यहाँ से मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी है ऐसे ऐसे ऐसे। ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये जो एंगल है थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इसका मतलब ये कुछ ऐसे है, ये जी नीचे चला गया और ये आ गया कितना, जी साइन थीटा। ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 प्लस थीटा, कितना होगा, 90 प्लस थीटा। इनका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना बनेगा, वो बनेगा जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g स्क्वायर साइन थीटा, और क्या बनेगा, कॉस बीटा। बीटा की वैल्यू हो गई 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा को हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 90 प्लस थीटा को हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर। 90 प्लस थीटा वो माइनस कॉस थीटा देगा, सॉरी, ये क्या वैल्यू आएगी, माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा, सॉरी, ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस आएगा। यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा जी स्क्वायर और माइनस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लिया हमने जी स्क्वायर, जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के। ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। यहाँ पर ए इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, वो कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा। इस केस इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा। ये समझ में आ गया क्या, ये जो मैंने बताया है अभी, क्या ये क्लियर है? फिर इसका नेक्स्ट केस बनाऊं मैं, केस नंबर 5। मैं बना रहा हूं इसका 5th केस।
फिफ्थ केस में मैं बोल रहा हूं कि पेंडुलम इज प्लेस्ड इन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, पेंडुलम इज प्लेस्ड इन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि ये वाला, ये पेंडुलम हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा बताना जरा, क्या आंसर आएगा इसका। इसका बताना क्या बन सकता है। देखो ये मास हो गया इसका, इसका जो फोर्स लगेगा वो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जो इसका ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो इसको नीचे लगाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन, मान लो इस पर जो चार्ज है वो क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी किधर जाएगी, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये आएगी क्यू ई। कितना आएगा, क्यू ई आएगा। तो नेट फोर्स जो हो गया नीचे की तरफ, वो नेट फोर्स कितना हो गया है, वो हो गया क्यू ई प्लस एम जी। नेट डाउनवर्ड्स फोर्स जो हो गया वो कितना हो गया, क्यू ई प्लस एम जी। और नेट फोर्स किसके बराबर होगा, एम इंटू ए इफेक्टिव। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ई प्लस एम जी। यहाँ से ए इफेक्टिव की जो वैल्यू है, ए इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी क्यू ई अपॉन एम प्लस जी, क्यू ई अपॉन एम प्लस जी। इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा टू पाई एल अपॉन ए इफेक्टिव। और ए इफेक्टिव कितना हो गया, क्यू ई अपॉन एम प्लस जी। ये आ गया इसका टाइम पीरियड। इट क्लियर। तो इसका बनाते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ केस, लास्ट केस इसका सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस में मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लगा देता हूँ हॉरिजेंटली। पेंडुलम इज प्लेस्ड, सिक्स्थ केस, पेंडुलम इज प्लेस्ड इन हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि ये फील्ड है, ये वो फोर्स चला गया ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया क्यू ई। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री। इनका जब आप एफ नेट निकालोगे, एफ नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। क्योंकि इनके बीच का एंगल कॉस 90 है तो कॉस जीरो दे देगा, इसलिए आगे वाली वैल्यू मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एम इंटू ए इफेक्टिव इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ई। ए इफेक्टिव की जो वैल्यू है, ए इफेक्टिव, वो ए इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एम से हम डिवाइड कर देंगे। एम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा अंदर जाएगा तो जी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम स्क्वायर, क्यू ई अपॉन एम स्क्वायर। अगर हमें ये पूछा जाए कि इसका टाइम पीरियड बताओ तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव कितना हो गया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम स्क्वायर। इज इट क्लियर, क्या ये क्लियर है अब। तो ये एक सिंपल पेंडुलम के बहुत सारे अलग अलग केस बन गए। किस केस में क्या आंसर आएगा, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से अब ये क्लियर हो गया होगा। बोलिए भाई। 3 4 5 6 केस को सम करके बता दूं, सम करके कैसे बता दूं, समरी में।
समरी में ये तो याद रखने पड़ेंगे यार, सिंपल याद रखने इनको कि जब एक हॉरिजेंटली कार्ट पर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऐसे, जब इंक्लाइंड कार्ट पर आ रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होगी, और जब ये वर्टिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन ये होगा। ये तो याद रखने पड़ेंगे। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, लिफ्ट नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा। चलो भाई, तो ये तो बात हो गई किसकी, सिंपल पेंडुलम की ना। अब मैं बात करूंगा किसकी, कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। अब मैं बात करूंगा फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम बेसिकली हम रिजिड बॉडीज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी रिजिड बॉडी जब किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में सस्पेंड करेगी, फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में सस्पेंड करेगी, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा या वो जो पेंडुलम बनाएगी उसको हम कहेंगे फिजिकल पेंडुलम। एग्जाम्पल के लिए मैं मानूं कि एक रॉड है, एक रॉड है यूनिफॉर्म रॉड, तो ये यूनिफॉर्म रॉड जो है वो एक यूनिफॉर्म रॉड जो है ये एक फिजिकल पेंडुलम बनेगी। अब ये फिजिकल पेंडुलम कैसे बनेगी कि अब ये मोशन कर रही होगी इधर उधर, ऐसे चल रही होगी, पर इसको मैं एक सिंपल पेंडुलम की तरह ट्रीट नहीं कर सकता क्योंकि अब इसमें स्ट्रिंग नहीं है। जब सिंपल पेंडुलम की बात हो तो वहाँ उसका मतलब है कि एक बॉब है, बॉब मतलब वो लट्टू नीचे लटका हुआ है, और एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग से जो लट्टू लटका हुआ है, तो वो काम हो रहा है सिंपल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का मतलब है कि कोई एक रिजिड बॉडी है और वो अगर ऑसिलेट कर रही है तो वो फिजिकल पेंडुलम बना रही है। तो इस फिजिकल पेंडुलम का सॉल्यूशन किस तरह से करें वो हमें देखना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक ये रिजिड बॉडी है, ये सस्पेंशन पॉइंट है, और मैंने कहा कि एक रिजिड बॉडी इस पॉइंट के अबाउट सस्पेंड कर रही है, सस्पेंड कर रही है मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये झूला झूल रही है ऐसे, ये रिजिड बॉडी है कोई भी, ये एक रिजिड बॉडी है। इसको और सही तरीके से बना लेते हैं। तो ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, उस पॉइंट को कहते हैं रिजिड बॉडी। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्या, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये रिजिड बॉडी में ये सेंटर लाइन हो गई, ये सेंटर लाइन। तो अब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट ऐसे इस तरह से ये यूनिफॉर्म रोड हो गई। अब ये यूनिफॉर्म रोड ऐसे आराम से मोशन कर सकती है। काम तो ये भी वही कर रही है जो सिंपल पेंडुलम करता है, ऑसिलेट, और काम ये भी फिजिकल बॉडी भी सेम काम वही कर रही है जो कि एक सिंपल पेंडुलम करता है। पर यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और है जो हमें पता है कि जब हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट उसका सारा मास या सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। जब हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे तो सारा का सारा जो मास है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड था। जब हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे तो सारा का सारा मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड था, यहाँ पर इस बॉब के ऊपर, लट्टू के ऊपर। और जब मैं फिजिकल बॉडी की बात करूंगा या रिजिड बॉडी की बात करूंगा तो सारा का सारा मास यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का या सेंट्रोइड का। तो इसका सेंट्रोइड होगा, मान लो इसका सेंट्रोइड यहाँ है, यहाँ पर ये पॉइंट है, कौन सा, सी जी का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर इसका मास, सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इसके ऊपर mg फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस पॉइंट के ऊपर लगेगा। तो सी से लेकर और सस्पेंशन पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया d। उस डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दे दिया, d। और d डिस्टेंस क्या है, d डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस। अब मैंने इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि मैंने इसको धक्का मार दिया, तो अब ये ऑसिलेट करना चालू कर देगा। इसने ऑसिलेशन करने चालू किए
ऑसिलेशन करके मान लिया कि मैंने ये इस पोजीशन में पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया होगा ये, या फिर कहीं यहाँ पर पहुंच गया। जब ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है तो ये सेंटर लाइन भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई होगी, तो ये मान लिया कि सेंटर लाइन डिस्प्लेस होकर ऐसे पहुंच गई आगे इधर। तो ये सी जी भी यहाँ से उठकर यहाँ आ गया होगा कहीं पर, तो ये जो सी जी है अब यहाँ पर आ गया। मास जो अब लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जो ऐसे जा रहा होगा नीचे एम जी, जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है वो एम जी नीचे जा रहा होगा। अब मैंने सिर्फ जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसको बाहर निकाल लिया, इन दोनों लाइन्स को बाहर निकाल लिया। पहले ये केस था, यहाँ था सी जी और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो थी डी। अब ये केस ये है, ये डिस्टेंस थी डी पहले। अब ये सी जी यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एम जी डाउनवर्ड्स, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया कितना थीटा। इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, तो ये एम जी फोर्स हो गया और ये इसको ऐसे ले गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी होगी तो कितनी डी होगी, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी डी होगी। तो अगर मैं इस डी के कंपोनेंट करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी डी साइन थीटा। ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगी डी साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फोर्स मिल रहा है परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, तो ये दोनों मिलकर एक टॉर्क बना रहे हैं। ये एम जी और डी साइन थीटा मिलकर एक टॉर्क बना रहे हैं जिसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी इधर की तरफ ना। भाई ये फोर्स हो गया, ये ऐसे फोर्स हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और ये एम जी डिस्टेंस हो गई ये वाली, ये डी साइन थीटा डिस्टेंस हो गई, ये फोर्स हो गया एम जी। तो ये फोर्स इसको इधर थोड़ी ले जाएगा, ये फोर्स इसको किधर लाएगा इधर लाएगा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। तो ये क्या हो गया डी साइन थीटा, ये जो टॉर्क लग गया, टॉर्क मतलब इसके अबाउट ये घूमेगा तो ये कितना हो जाएगा एम जी इंटू डी साइन थीटा। टॉर्क लगेगा तो टॉर्क की जो वैल्यू है टाउ, ये हो गया टॉर्क, और इस टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी और इंटू डी साइन थीटा। क्या वैल्यू हो जाएगी एम जी इंटू डी साइन थीटा, क्योंकि ये टॉर्क इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, ये टॉर्क इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क जो है, रीस्टोरिंग टॉर्क, तो रीस्टोरिंग टॉर्क की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई टाउ इक्वल्स टू माइनस एम जी और इंटू डी साइन थीटा। जब एंगल स्मॉल हो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं थीटा, टाउ की वैल्यू कितनी हो गई माइनस एम जी इंटू डी और थीटा, इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की नॉलेज से, ये आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा मेरे को नहीं पता, पर आज पढ़ लो। ये जो टाउ है वो इक्वल होता है आई एल्फा, टाउ इक्वल्स टू होता है आई एल्फा, जहाँ आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सस्पेंशन पॉइंट, अबाउट सस्पेंशन पॉइंट, सस्पेंशन पॉइंट तब वो एक्सेस जो यहाँ से पास हो रहा है, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं हम, ठीक है, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं। अल्फा का मतलब होता है जिस एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो है यहाँ पर टाउ लिखा हुआ है, टाउ को मैं किसके बराबर करूँगा आई अल्फा, आई अल्फा किसके इक्वल हो गया एम जी डी और थीटा, यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस एम जी डी थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई। ये एक रिलेशन बना, रिलेशन को मैंने लिखा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, सिंस अल्फा इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने लिखा है ए इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अल्फा इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा।
ए का मतलब होता है लीनियर एक्सेलरेशन, एक्स का मतलब होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, इन दोनों को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी डी अपॉन आई इंटा, इन दोनों को अगर कंपेयर करो, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी एम जी डी अपॉन आई, और अगर फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो वो कितना आ जाएगा 1/2 पाई एम जी डी अपॉन आई, अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन एम। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? बोलिए भाई यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? ये फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया। जैसे इसके एग्जांपल में बताऊं, आई कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं बता रहा हूँ आप। मैं अगर बोलूं कि एक रिंग है, रिंग, रिंग का मतलब हो गया छल्ला, ये रिंग है, ये रिंग, तो ये रिंग को मैंने सस्पेंड कर दिया ऐसे यहाँ, तो ये रिंग ऑसिलेट कर रही है, तो इस रिंग का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिएगा इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ये रिंग को मैंने ऑसिलेट करा दिया, ये रिंग ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, ये रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिएगा मेरे को इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ये आई, ये वाला मेरे को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बीच में हो गया इसका सी जी, सी जी से और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की जो डिस्टेंस है वो हो गई डी, और डी किसके बराबर हो गया आर, यानी कि रिंग की रेडियस। अब इस आई को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो मेरे को फॉर्मूला पता हो कि रिंग का टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या तो ये पता हो, नहीं पता तो फिर मेरे को आना चाहिए निकालना। कैसे? तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक रिंग है, ये इसका एक्सिस है जो सी जी से पास हो रहा है, सी जी से जो एक्सिस पास होता है उसको हम कहते हैं आई जी। एक रिंग के लिए आई जी की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर, ये इसका प्लेन है जिसमें रिंग रखी है, ये वो प्लेन है जिसके अंदर रिंग रखी है। तो ये जो आई जी एक्सिस है, ये जो आई जी है, ये वो एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और रिंग के सेंटर से पास हो रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और रिंग के कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से। अब ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये भी तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब यही है, ये लाइन है, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर हम थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई ए बी इक्वल्स टू आई जी प्लस एम आर स्क्वायर, आर मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आर है, आई जी की वैल्यू कितनी हो गई एम आर स्क्वायर, ये भी कितना हो गया एम आर स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा 2 mr। इसके लिए जब आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाओगे तो टी इक्वल्स टू 2 पाई आई अपॉन एम जी डी, तो 2 पाई, आई की वैल्यू आप क्या रखोगे, आई की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 2 mr स्क्वायर, डी की वैल्यू आप क्या रखोगे, डी की वैल्यू आप रखोगे आर, एक आर से एक आर कैंसिल, एक एम से एक एम, यहाँ पर आंसर बचेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई, पर आ जाएगा 2 आर अपॉन जी। ये एक रिंग के लिए उसका टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? ये एक रिंग के लिए एक टाइम पीरियड की, उसके टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। यहाँ पर है रिंग, टाइम पीरियड ऑफ अ रिंग, ऑफ अ रिंग। एक रिंग के लिए उसके टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से यदि आप निकालो टाइम पीरियड डिस्क के लिए, फॉर डिस्क, टाइम पीरियड ऑफ अ डिस्क, यदि आप टाइम पीरियड निकालो एक डिस्क के लिए, तो अब रिंग की जगह आप लगा दो डिस्क, ये डिस्क लगा दिया आपने, ये डिस्क हो गई। फिर भी मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए,
इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। यानी कि डिस्क के लिए मैंने क्या किया, ये डिस्क हो गई, ये एक्सिस हो गया आई जी और ये एक्सिस हो गया पैरेलल एक्सिस, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आई जी। आई जी की वैल्यू कितनी हो गई, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई आर। ये फॉर्मूला लग गया, ये कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। अब फॉर्मूला यूज़ कर लो, आंसर निकाल लो, आई अपॉन एम जी डी, डी स्टिल कितना है आर है। इसी तरह से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो एक रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड, टाइम पीरियड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। आप अब टाइम पीरियड निकाल सकते हो किसका, यूनिफॉर्म रॉड का। यूनिफॉर्म रॉड का जब टाइम पीरियड निकालोगे, ये रॉड हो गई, रॉड हो गई। इसमें आप याद रखना कि रॉड के एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। ये इसका सी जी है, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई डी, वो कितना हो गया L/2। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो गई L/2। इसका जो टाइम पीरियड हो गया वो कितना हो गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी। डी की वैल्यू कितनी रखोगे L/2 और आई की वैल्यू कितनी रखोगे एम एल स्क्वायर आएगा ये, एम एल स्क्वायर बाय 3। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है क्या?